किसी भी मुआशरे के लिए साइंटिफिक रेवोल्यूशन का होने के लिए एक बड़ी चीज जरूरी है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। आपके पास गैलीलियो आया और मॉडर्न साइंस आ गई। जो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड है, पोस्ट गैलीलियो वर्ल्ड को जिसके कहा जाता है, वो आ गया। रोमन एम्पायर वाज, उनका जो कल्चर था, दे वर मोर इंटरेस्टेड इन एक्सपेंशनिज्म, मिलिट्री एक्सपेंशनिज्म। वो उसके अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड थे और पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। उन्होंने रोमन एम्पायर का किसी के साथ मुकाबला नहीं था हो रहा। और फिर आप देखें कि इवन दो रोम में रोम में आपको पता है किनको बारबेरियंस कहा जाता था? तो ये एक वजह थी कि यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन जो थी, कंपटीशन और डिसेंट्रलाइजेशन, इसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल मेरे जहन में एक क्वेश्चन था। मैंने बड़ा कोशिश किया। मैंने एक दफा एक यूनिवर्सिटी ऑफ स्वेनबर्न के उनके प्रोफेसर भी थे हिस्ट्री के, रोमन एंटिक्विटी की जो हिस्ट्री है उसके वो प्रोफेसर है। तो मैंने उनको मैसेज पूछा, मैंने कहा मेरे जहन में एक सवाल है बड़े अरसे से कि किसी भी मुआशरे के लिए साइंटिफिक रेवोल्यूशन का होने के लिए एक बड़ी चीज जरूरी है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। तो हम जब देखते हैं कि रोमन एम्पायर में पैक्स रोमाना जैसे कहा जाता है, 300 साल उसका एक पीरियड ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी था। यानी 300 साल तक रोम में जंग नहीं हुई। यानी उनकी जो जंगें थी वो आउटस्कर्ट्स पे थी, उनकी बॉर्डर्स के ऊपर थी। लेकिन रोम के जो रोमन एम्पायर था और उसके जो इर्द गिर्द की जितनी भी प्रोविंसेस थे, वहां पे पीस था, बॉर्डर स्क्रमिशेस होती थी। 300 साल के अंदर कोई 20 जनरेशन गुजर गई, पता नहीं 10 जनरेशन 15 जनरेशन गुजर गई, जिन्होंने, और ये जनरेशन में ये मॉडर्न टर्म यूज कर रहा हूं कि 20 साल के बाद जनरेशन एक नहीं होती है, लेकिन अगर आपने वैसे देखना है 50-50 साल अगर उम्र है तो तब भी आप देखें 5 जनरेशन गुजर गई। तो इतना लंबा पीस एंड प्रोस्पेरिटी के प्रोसेस में, पीरियड में, वहां पे साइंटिफिक रेवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो मॉडर्न साइंस जो बाद में भी जो डिस्कवर हुई उसके ऊपर बहुत बड़ा हेलेनिस्टिक फिलोसफी और जो एंशिएंट फिलोसफी थी, इंडिक थी या पर्शियन थी या इवन बाय टू सम एक्सटेंट बाय सम मुस्लिम्स लेटर ऑन, और हेलेनिस्टिक फिलोसफी जो वो था, तो वो तो रोमन के पास उसकी एक्सेस तो थी, बारिंग मुस्लिम्स बाद में आए। तो वहां पे गैलीलियो क्यों नहीं आया? साइंटिफिक रेवोल्यूशन वहां पे क्यों नहीं हुआ? यूरोप में ऑन द अदर हैंड रेनेसांस पीरियड के बाद और एनलाइटमेंट पीरियड के बाद एकदम से उस पीरियड में, डार्क एजेस के फौरन बाद आपके पास गैलीलियो आया और मॉडर्न साइंस आ गई। जो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड है, पोस्ट गैलीलियो वर्ल्ड को जिसके कहा जाता है, वो आ गया। और फिर उसके बाद इंसान की तरक्की ऐसे हुई है। हेलेनिस्टिक ईरा में हमें एक नजर आता है फिलोसफी में बड़ा काम हुआ, ग्रीक पीरियड में तो इंडियन में भी हो रहा था, चाइनीज में भी हो रहा था, लेकिन वो रुक गया। कई लोग उसको कहते थे कि रोमन एम्पायर फॉल कर गया, जिसकी वजह से उसका जो इमीडिएट पीरियड था उसके बाद का, उसको कहा जाता है कि ये उसको डार्क एजेस कहा जाता है। अब कई लोग उसको रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे जवाद हाशमी ने बताया था, तो फिर मैंने देखा बाद में कि हाँ ये बात ठीक है एकेडमिकली, लेकिन उसको डार्क एजेस कहा जाता है। उसकी वजह गर्दनें उड़ा रहे थे एक दूसरे की। शार्लेमेन की पूरे वाकयात है कि किस तरह उन्होंने गर्दनें उड़ा के क्रिश्चियन किया फ्रांस में लोगों को। एनीवे, तो ये एक्सीडेंट है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हिस्ट्री में। लोगों को समझ नहीं आता कि फर्ज करें हेड्रियन या ट्रेजन के जमाने में क्यों नहीं एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो गया एकदम से। तो मैंने ये सवाल चैट जीपीटी से पूछा कि इसकी क्या वजह, यानी ये सारी जो हमारी सिविलाइजेशन है ये रुक गई, जो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड का जो जंप है, ये डार्विन न्यूटन सारे उसके रिजल्ट में आए हैं। ये क्या वजह हुई कि एकदम रेनेसांस पीरियड में आपको गैलीलियो और ये एकदम से डिस्कवरी साइंस की? हालांकि उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं थे डार्क एजेस यूरोप के पास जो रोमन्स के पास थे। उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं थे। तो क्या हुआ व्हाट? और इसलिए मुसलमान भी बीच में क्रेडिट लेते हैं कि हमने भी बड़ा हिस्सा डाला, व्हिच इज ये सारी कड़ियां आपस में मिलती हैं। ऑब्वियसली आप आइसोलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सारा
जो यूरेशिया और अफ्रीका का जो रीजन था, ये सारा जुड़ा हुआ था, आइसोलेटेड नहीं था। नॉर्थ साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आइसोलेटेड थे, बट दे वर नॉट आइसोलेटेड। तो चैट जीपीटी से मैंने ये क्वेश्चन पूछा, मैंने एक प्रोफेसर से पूछा, मैंने बड़ी वीडियोस इसके ऊपर सर्च करने की कोशिश की। मुझे अपने ऊपर शौक होता था कि शायद मेरे क्वेश्चन में सेंस ही नहीं है, तो मैंने 2 लाइनों में ये क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछा। चैट जीपीटी ने फटाफट ठाका-ठाक करके बड़ा जबरदस्त उसने जवाब दिया। और इट मेक्स सेंस। अगेन ऑब्वियसली ये एक क्याफा है, ये एक अंदाजा है कि ऐसा क्यों हुआ। उसकी वजह रोमन एम्पायर वाज, उनका जो कल्चर था, दे वर मोर इंटरेस्टेड इन एक्सपेंशनिज्म, मिलिट्री एक्सपेंशनिज्म। वो उसके अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड थे और पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। उन्होंने साइंस की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। यू कुड आर्ग्यू के शायद यूरोप में भी ये काम था डार्क एजेस के वक्त, उनको भी कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था कि हमने दूरबीनें इजाद करनी है, हमने क्या होता है एटम क्या होता है, उनको भी शायद इंटरेस्ट नहीं था इस चीज में। यू कुड आर्ग्यू विद दैट, बट दैट इज वन ऑफ द रीजन जो कि रोमन एम्पायर को एकदम से नीचे ले जाता है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट रोमन एम्पायर के, और ये मानी जानी बात है एंथ्रोपोलॉजी में, कि यू आर ओनली एज गुड एज योर कंपटीशन। ऑस्ट्रेलिया में पिछले 55,000 साल से एबोरिजिनल्स रह रहे थे, लेकिन ये स्पीयर को क्या उर्दू में नेजा कहते हैं, उससे आगे नहीं निकले। इन्होंने वो तीर शीर भी नहीं बनाए, इन्होंने कोई तरक्की उस तरह की नहीं की। क्यों? क्योंकि उनका कंपटीशन ऐसा नहीं था, वो आइसोलेटेड थे आइलैंड में। यूरेशिया में इनकी आपस में जंगें होती रहती, एक आगे जाता था तो दूसरा आगे जाता था, वो फिर आर्म्स रेस बन जाती थी। तो उनको इंटरेस्ट इसमें था कि हमने अपनी ये मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट वगैरह तो कर रहे हैं, लेकिन उनको इल्म के अंदर कोई चैलेंज कहीं से और नहीं आ रहा था। इल्म के अंदर, और उनकी जो स्ट्रक्चर था रोमन एम्पायर का, वो डिसेंट्रलाइज नहीं था। यूरोप में डिसेंट्रलाइजेशन हो गई। इवन दो होली रोमन एम्पायर था जिसका बहुत बड़ा sway था, लेकिन जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, ये सारे एक दूसरे से आपस में एक दूसरे की जड़ें काटते थे। ये डिसेंट्रलाइज था, जिसकी वजह से जो कंपटीशन था वो यहां पे बहुत ज्यादा तेज था, जिसकी वजह से जो एक दूसरे को नीचा करने की जो उनके अंदर जो जो एक काविश थी, वो तेज थी। रोमन एम्पायर का किसी के साथ मुकाबला नहीं था हो रहा। और फिर आप देखें कि इवन दो रोम में रोम में आपको पता है किनको बारबेरियंस कहा जाता था? हर वो कौम जो ग्रीक और लैटिन नहीं बोलती। बंदा पूछे ग्रीक क्यों? तो ग्रीक्स को वो सिविलाइज मानते थे। हालांकि रोमन एम्पायर ने ग्रीस के ऊपर कब्जा कर लिया था फर्स्ट सेंचुरी में, सॉरी 200 बीसी में कब्जा कर लिया था उन्होंने। अलेक्जेंडर के बाद मेरा ख्याल विद इन 100 इयर्स ग्रीस के ऊपर रोम का कब्जा हो चुका था। तो उनको बारबेरियन नहीं कहते थे, उनको वो सिविलाइज कहते थे, क्योंकि उनको पता था इल्म की वैल्यू, हेलेनिस्टिक फिलॉसफी की वैल्यू। तो उन्होंने हेलेनिस्टिक फिलॉसफी के ऊपर फिर भी वो ट्रेडिशन उस तरह का जारी नहीं रहा। हालांकि हमें पास इस तरह के रिकॉर्ड्स मिलते हैं कि जो कई रोमन एम्परर्स थे उनको ग्रीक्स लोग एजुकेट करते थे, फिलॉसफी उनको पढ़ाई जाती थी जो उनकी एलीट थी। लेकिन उसके अंदर वैसा काम नहीं। मार्कस ऑरेलियस का बड़ा जिक्र होता, फिलोसफर एम्परर जिसे बोला जाता, और वो था फिलोसफर। गेलन भी रोमन था, लेकिन आपको रोमन फिलॉसफी में उतना काम नहीं नजर आता जितना हेलेनिस्टिक फिलॉसफी में काम है। आप पागल हो जाएंगे, इतने फिलोसफर्स हैं वहां पे। तो ये एक वजह थी कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन जो थी, कंपटीशन और डिसेंट्रलाइजेशन, इसकी वजह से ये नहीं हुआ। तो बहरहाल ये मैंने तो बड़ा लंबा खींच के बता दिया। इसने 3 पैराग्राफ्स में चैट जीपीटी ने क्वेश्चन जवाब दे दिया जो मेरे जहन में पिछले कोई 10 साल से था। मैंने एक प्रोफेसर से पूछा, मैं काफी वीडियोस वगैरह गूगल करता रहा, लेकिन मुझे कभी कुछ मिला नहीं। तो ये है पावर चैट जीपीटी की, व्हिच इज क्वाइट फैसिनेटिंग। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।